हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। और आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, वो आपको जैसे पता है कि मॉड्यूल 13, 14 और 15 चल रहे हैं। और मैंने इसकी रिलेटेड जो गतिविधि थी वो भी आपको बता दी, फिफ्थ वाली। और जो 13 मॉड्यूल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम करेंगे, जो मुख्य प्रश्नोत्तरी होगी। और जो इसका नाम है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग। जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय में जो नेतृत्व है उसकी जो कंसेप्ट है और उसकी जो एप्लीकेशन है इस मॉड्यूल में आप पढ़ रहे हैं। और उसके रिलेटेड जो लास्ट में जो प्रश्नोत्तरी जो पूछी जा रही है उससे रिलेटेड हम इससे बात करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा हो तो उसमें मैंने गतिविधि 5 बताई है, और जिसमें 16 प्रश्न पूछे हैं और 16 प्रश्नों के सही आंसर बताए हैं। तो आप इसको भी रिलेटेड देख सकते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तभी भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी समझ अच्छी बनाएंगे और ये कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपने पूरे प्रश्न इसके भी सॉल्व कर लिए हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि आपके क्वेश्चन क्यों गलत थे। अगर आपके 10 में से 5 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको फिर से इसको देखने की ज़रूरत है कि आप इसमें कहाँ पर रिलेटेड क्यों चूक रहे हैं। और इसमें कंसेप्ट में भी बताऊंगी ताकि आप अपना अच्छी समझ बना सकें। तो देखते हैं मेरा वीडियो कि क्या कहता है और देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले आपको पता ही है कि दीक्षा ऐप में चलना है अपन को। और दीक्षा ऐप में जाने के बाद आपको आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि फ़िल्टर लगा लेना है। फ़िल्टर लगाने से क्या होगा कि सबसे तीनों कोर्स जो हैं आपके ऊपर ही ऊपर दिखाई देंगे, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं कि कैसे फ़िल्टर लगाना है और किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये एनवायरनमेंट खुल जाता है तो आपको सबसे नीचे जो कोर्स नाम का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो 2 लाइनें ऊपर दिखाई दे रही हैं आपको, इन दोनों लाइनों पे फ़िल्टर लगाने के क्लिक करना है। फ़िल्टर लगाने के लिए एक नया एनवायरनमेंट आपके सामने खुला दिखाई देगा। ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाने के बाद आपको राज्य, जो भी आपका राज्य लगता है, जैसे भोपाल है, सॉरी, जैसे आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, जो भी आपका राज्य लगता है वो उसको आपको चूज़ करना है। तो मैंने मध्य प्रदेश को चूज़ कर लिया। और मध्य प्रदेश को चूज़ करके और नीचे मैं जाके सबसे नीचे जो है चुनिए बटन है उसको मैं लगा दूँगी। तो देख लेते हैं अपन कहाँ पे मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है इसमें। ये दिखाई दिया मध्य प्रदेश, को आप टिक लगा लीजिए। सिंपल फिंगर से क्लिक करना है। फिंगर पे क्लिक करने पर ये ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे सबसे नीचे जो है जाना है। एक मिनट, इस तरह से ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जैसे ही मैंने टिक लगाया ब्लू कलर का हो जाएगा। और सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और चुनिए नाम के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। और इस तरह से एक जोड़ा गया ये दिखाई देने लग जाएगा। और आपको इसके बाद मीडियम चूज़ करना है। आप हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों भी चूज़ कर सकते हैं। और सबसे नीचे जाके स्क्रॉल करके चुनिए नंबर को क्लिक कर लीजिए। और फिर आप इनको चूज़ करने के बाद लागू करें, सबसे नीचे जो बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए। तो आप जैसे ही आप इसे देखेंगे कि जो कोर्स नाम का ऑप्शन है नीचे, जो कोर्स के नीचे CPD दिखाई दे रहा है, इसके तीनों कोर्स आपके जो चल रहे होंगे वो आपको दिखाई देंगे। मैं आज जिस भी प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ विद्यालय नेतृत्व और संकल्पना की प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ, तो इसको हम देख रहे हैं। इससे पहले कि आप इस प्रश्नोत्तरी को करें, वीडियो और PDF ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपकी समझ अच्छी बन पाए और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। इसलिए लाइन से ही करना चाहिए कोई कोर्स। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी पे क्लिक करके हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसको चलाएं बटन पे क्लिक कर लीजिए। अगर चलाएं नहीं चल रहा है, आपका बार बार बाहर फेंक रहा है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो इसको आप डिलीट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये वीडियो अच्छे से चलने लग जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। इस प्रश्न को बड़ा करने के लिए आप इसको क्लिक कर लीजिए। ये जो दिखाई दे रहा है ट्रायंगल जैसा, जैसे नीचे लाइन नहीं खींची हुई है वैसे। अब पहला प्रश्न कहता है कि विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है। दल अधिगम की बात हो रही है, टीम लर्निंग की बात हो रही है दोस्तों, टीम लर्निंग की प्रक्रिया की बात हो रही है। और दल का मतलब ही होता है, अगर हिंदी में बात करें दल का मतलब क्या होता है, दल का मतलब होता है समूह। और दल अधिगम की बात हो रही है, दल अधिगम होता है टीम लर्निंग, टीम में लर्निंग करने की बात हो रही है। और ये अगर हम समेकलन करना चाहते हैं, के लिए उचित अवसर देना चाहते हैं, और ये किसके साथ हो रहा है, विद्यालय के स्टाफ के साथ। विद्यालय का स्टाफ जो है कहीं रसोई घर में तो जाके बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ये कट हो गया।
और कक्षा कक्ष में भी नहीं, खेल के मैदान में भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टाफ मीटिंग। अगर हम अधिगम में लर्निंग करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ स्टाफ मेंबर्स बैठ जाते हैं और प्रधान अध्यापक जो हैं आपस में कुछ अधिगम की प्रक्रिया जो हो रही है, टीम लर्निंग जो आपस में अध्यापक लोग सीखना चाहते हैं एक दूसरे से, तो टीम लर्निंग की प्रक्रिया की बात हो रही है। और हम उनमें उचित अवसर की बात कर रहे हैं। उचित अवसर क्या है? तो ये कहाँ पर हो सकता है? स्टाफ मीटिंग में बैठ के सब लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि आपने किस तरह से विद्यालय को और अच्छा बनाया जाए और अच्छे से किया जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टाफ मीटिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है। नेतृत्व की बात हो रही है दोस्तों, विद्यालय के नेतृत्व की बात हो रही है। विद्यालय का नेतृत्व क्या होता है? मतलब हर विद्यालय का कुछ ना कुछ एक नेतृत्व करने वाला होता है। नेतृत्व की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि हर संस्था, जो भी संस्था है या इंस्टीट्यूट है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? कुछ विशेष रणनीतियाँ जो हैं, विशेष रणनीतियाँ अपनाते हैं, उसी के अनुसार हम कुछ कार्य करते हैं। तो इसके लिए विद्यालय की नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो विद्यालय नेतृत्व मैंने क्या बताया आपको कि कुछ विशेष रणनीतियाँ बनानी होती है। और आप अगर हम उद्देश्य की बात करें, जीवन में आपके भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होंगे, तभी तभी जो भी लक्ष्य होते हैं उसके हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं। तो वैसे ही हमारे विद्यालय की भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं और जिसको दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विशेष रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। तो इसके लिए हमको विद्यालय नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें दोस्तों कि विद्यालय के नेतृत्व की बात करें अगर हम, तो विद्यालय नेतृत्व में भी मैंने क्या बताया? उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को सही दिशा देना रहता है और उसमें कार्य कर रहे व्यक्तियों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो इसको जो उद्देश्य को पूरा करना है और साथ में लेकर बाकी व्यक्तियों को भी साथ में लेकर चलना है, यही तो लीडरशिप है दोस्तों। ये एक ऐसी कला है दोस्तों जिसके माध्यम से आप अपने साथ में काम कर रहे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उसकी तरह अग्रसर हो सकें। तो अलग अलग लोगों की चाहे विभिन्न भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो लक्ष्य होते हैं वो समान होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लीडरशिप की बात करें और ये विद्यालय की लीडरशिप की बात करें, तो हमें कई गुण होते हैं। जैसे लीडरशिप में नेतृत्व में आपके जो प्रधान अध्यापक होते हैं या कोई भी होते हैं, उनमें कई गुण का समावेश होता है। वो एक प्रक्रिया, एक मार्गदर्शन देते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी रहती हैं और प्रक्रिया भी होती है उनकी कि किस तरह से हमारे विद्यालय को सफल बनाना है। ठीक है, मतलब ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं। विद्यालय में जो चलती है, ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगर हम बात करते हैं तो ये नेतृत्व जो होता है विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अलग अलग लोगों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। जैसे कि हम ब्लॉक स्तर की बात करें दोस्तों, तो ब्लॉक स्तर पर जो शिक्षा अधिकारी होता है, खंड शिक्षा अधिकारी होता है, वहाँ पर हमको इसके द्वारा नेतृत्व प्राप्त होता है। वही जनपद स्तर पे हम बात करें तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है उनके द्वारा प्रदान होता है ना। और अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में जो हमारा एचएम होता है, तो वहाँ पर भी हमको नेतृत्व पर हमारे प्रदान किया जाता है। ठीक है जो दोस्तों, आपको पता होगा जैसे कि हमारा जो विद्यालय होता है, विद्यालय का जो प्रदर्शन होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ होती हैं, उनकी गुणवत्ता काफ़ी हद तक किस पे डिपेंड करती है? नेतृत्व पे डिपेंड करती है। और हमारे एचएम प्रधान अध्यापक जो होते हैं उनके नेतृत्व के कौशल पर निर्भर करती है। जैसे कि आपको मालूम है ना, जैसे कि हमारी टीम लर्निंग की बात हम कर लें, तो जैसे हम हमारी क्रिकेट टीम की बात करें, अगर अच्छा कप्तान होता है हमारे क्रिकेट टीम में और पॉजिटिव सोच लाता है, तो हमारी किस तरह से हमारी टीम है जो जीत जाती है। उस तरह से ही विद्यालय का नेतृत्व अगर अच्छा होगा, तो हमारा जो विद्यालय है वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जो है अगर हम शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन की बात करें और बच्चों की शैक्षिक से रिलेटेड चीज़ों की बात करें, तो ये सीधे प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये गुणवत्ता जो होती है वो इस पे ही, नेतृत्व पे ही डिपेंड ज़रूर करेगी कि किस प्रकार का हमें नेतृत्व प्रदान हो रहा है।
जैसे कि विद्यालय के नेतृत्व अगर प्रधान अध्यापक दे रहा है तो उसमें गुण भी तो होने चाहिए दोस्तों, तभी तो हमारा विद्यालय जो है सफल हो सकता है। उसमें बहुत सारे गुण होने चाहिए, जैसे कि अपने साथ कार्य कर रहे शिक्षकों को सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दूसरे के जैसे कि अगर हम बात करें उनकी सराहना भी करनी चाहिए, व्यक्तिगत जो भी प्रयास कर रहे हैं शिक्षक, और उनका सम्मान भी करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, दूसरों के सामने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, और जो भी अन्य लोग हैं उनको जो भी जिम्मेदारी है उनको करने के लिए, उनको निर्णय लेने के लिए स्वयं प्रेरित भी उनको करना चाहिए, उनके विचारों को भी सुनना चाहिए, उन्हें सम्मान भी देना चाहिए, उनका फिर उसके हिसाब से निर्णय करना चाहिए। और हाँ, साथ में जो जितने भी कार्य कर रहे हैं शिक्षक, उनकी टीम भावना विकसित करना चाहिए और अच्छा आचरण व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो अपने विद्यालय को अच्छे से अच्छी चीज़ों में लगा सके। तो ये नेतृत्व के गुण ही हैं दोस्तों, जो हमारे सीधे अधिगम पर प्रभाव पड़ते हैं, बच्चों के भी अधिगम पर प्रभाव पड़ाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर एचएम का प्रभावी अगर संप्रेषण कौशल अच्छा होगा तो अपना जो विचार हैं दूसरों तक पहुंचाएगा और दूसरों पे भी प्रेरित करेगा, और उनका जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य की योजना बनाना, लक्ष्य के अनुरूप योजना भी बनाएगा और उनका क्रियान्वयन भी कराएगा, और उनको समझाएगा भी सही कि इस तरह से हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, और दूसरों को भी सुनेगा और उसके हिसाब से चीज़ें करी जाएंगी विद्यालय में। ठीक है, तो आप ये समझ ही गए होंगे दोस्तों, जो पहला ऑप्शन हो गया विद्यालय के चक्कर लगाने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है देखो, नोटबुक का निरीक्षण करने से भी नेतृत्व में कुछ भी नहीं होगा, और अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अगर वो स्वयं इस चीज़ों को सम्मिलित होगा, शिक्षण अधि प्रक्रिया में सम्मिलित होगा, वो भी जो भी प्रक्रिया सोच रहे हैं, जो भी उद्देश्य की चाहत कर रहे हैं, वो उनमें भी सम्मिलित हो जाएगा, तो हमारा जो है विद्यालय का नेतृत्व का सीधा प्रभाव किस पे पड़ सकता है, छात्र अधिगम पर पड़ता है। ठीक है, तो ये आप रिलेटेड क्वेश्चन को समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। नहीं है की बात की जा रही है दोस्तों, ये विषय ध्यान रखना है अपन को, नहीं है। ठीक है, विद्यालय का विजन निर्मित करने में, ठीक है, तो विद्यालय का विजन निर्मित करने में की क्या बात हो गई, है ना दोस्तों। जो प्रधान अध्यापक होगा, जो नेतृत्व कर रहा होगा, हमारा नेतृत्व अभी जो मैंने आपको समझाया, तो ये विद्यालय का जो विजन है उसको निर्मित करने में भी हमारी सहायता करेगा। जैसे कि आपको पता है कि विद्यालय की विकास योजना क्या होता है। सबसे पहले तो विद्यालय की विकास योजना क्या होती है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि दोस्तों की सबसे पहले विकास योजना होती क्या है, विकास योजना क्यों बनाई जाती है। अगर हम विद्यालय विकास योजना की बात करते हैं कि एक दीर्घावधि योजना है, अगर हम योजना है, आप इसी से पीछे ही समझ में आ रहा है, योजना लिखा है, डेट मीन एक क्या है, दीर्घावधि योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि विद्यालय में जो शिक्षण है और अधिगम हो रहा है उसमें हमको सुधार लाना है। सुधार लाना है किसमें, शिक्षण अधिगम जो हो रहा है, शिक्षण में अधिगम हो रहा है उसमें सुधार लाना है। और योजना में उन मुख्य संकटों पर बल दिया जाता है जिसमें विद्यालय सुधार करना चाहता है, और ये भी वर्णित किया जाता है कि सुधार किस प्रकार होगा। ठीक है, एक तो हम किस पर बल देते हैं दोस्तों, विद्यालय सुधार करना चाहता है, मुख्य संकटों पर बल दिया जाता है जिनमें सुधार करना चाहता है मतलब कुछ ना कुछ कमी उसको दिख रही है और उसमें वो सुधार करना चाहता है, और वो किस प्रकार से सुधार होगा उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, उस विकास योजना में होगा। तो आपको पता चला कि जो सुधार करना चाहता है और सुधार किस प्रकार होगा उस विकास योजना में होता है। विद्यालय की जो विकास योजना होती है वो शिक्षक जो होते हैं, अभिभावक, समाज के सदस्य और प्रबंधक द्वारा किया जाता है। ये सामान्यतः कितनी अवधि के लिए होता है, 3 वर्ष, सामान्यतः की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, 3 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि विकास योजना क्यों बनाते हैं हम, हमारा विद्यालय अधिक से अधिक अच्छा परिणाम ला सके और अच्छी से अच्छी चीज़ें बच्चों को अधिगम अच्छे से कराया जा सके। ठीक है, तो पहला जो हमें विद्यालय का विजन निर्मित करने में, अगर हम हमारा जो अच्छा नेतृत्व अच्छा करेगा तो हमारा जो विद्यालय का विज़न है वो अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
कहने का मतलब है ये कि अगर अच्छी कार्य योजना बनाता है तो हमारा विद्यालय का विजन निर्मित करने में अच्छा सोचने पे अच्छी और अच्छा संप्रेषण होगा और अच्छी कला होगी, अच्छा कौशल होगा, तो हमारा ये तो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, जो भी हमारे क्षेत्र हैं उन पे अच्छी आकलन कर पाएगा तो ये भी विद्यालय विकास योजना के लिए उपयोग होगा। और विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में बिल्कुल ये तीनों जो हैं जो विकास योजना के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, और केवल प्रशासनिक उद्देश्य के लिए केवल आ गया, केवल सिर्फ प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ही बना जाएगा क्या? सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन जो हमारे होंगे प्रशासनिक, क्या उसके लिए ही होना चाहिए विकास योजना? नहीं, तो ये वाला केवल वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या कहता है। इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? देखिए, पहले भी आपका वो क्वेश्चन आ चुका है, सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम मतलब भाई जब खुद करके सीखेगा, खुद गतिविधि करके सीखेगा, खुद अपने लिखना पढ़ना, खुद अपने बारे में सोच रहा होगा, या सक्रिय होकर सोच रहा होगा। एक्टिव, सक्रिय मतलब एक्टिव होकर सोचेगा, तो वो कौन सा अधिगम नहीं है की बात कर रहे हैं, इसमें भी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो जो है पहले अपन वो देख लेते हैं। सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है। बिल्कुल, अगर मैंने बोला कि अगर हम गतिविधि कराएंगे, गतिविधि में एक दूसरे से, जैसे हम कोई भी डिस्कशन करवा रहे हैं, किसी के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता करवा रहे हैं, तो क्या करेगा बच्चा? कुछ क्वेश्चन उठाएगा, तो क्वेश्चन बताएगा, कुछ उसके बारे में बताएगा, डिस्कशन करेगा, तो फिर बाकी उससे रिलेटेड दूसरे उनको आंसर भी प्राप्त होंगे, उनसे रिलेटेड नॉलेज भी प्राप्त होगी, तो बच्चा क्या होगा? एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है। सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, तो मुझे तो आंसर यही लग रहा है। तो और इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन क्या और ऑप्शन क्या बोलते हैं। सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है। विश्लेषणात्मक जोर मतलब ये भी सही हो गया कि एनालिसिस करना मतलब वही आप अपना देख सकें, है ना, उसके बारे में सोच सके कि हाँ हमारा ये सही है कि गलत है। अच्छे बुरे की पहचान होना एनालिसिस करना होता है। और सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगम करता होता है। बिल्कुल सुगम करता होता है। अगर सुगमकर्ता की बात करें तो सुविधादाता भी एक ही बात होती है। ठीक है, तो जो टीचर होता है, टीचर देखता है कि गतिविधि को किस तरह से करवाना और किस तरह से उसको अच्छा बनाना है। ठीक है, ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें। तो सेकंड ऑप्शन गलत लग रहा है, प्रोत्साहित नहीं करता, नेगेटिव की बात हो रही है, इसलिए आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? पहला, अधिगम प्रतिफल। दूसरा, विद्यालय विकास योजना। तीसरा, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना। और चौथा, दल अधिगम। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? इसमें अधिगम संस्कृति की बात हो रही है। और अधिगम संस्कृति की जो बात होती है, आपने मॉड्यूल में भी पढ़ा होगा दोस्तों कि अधिगम संस्कृति क्या होती है। जैसा कि हमें प्रदर्शन करके भी वीडियो में बताया गया था कि दो जो प्रमुख हैं, एचएम प्रमुख हैं, है ना, जो विद्यालय के प्रमुख हैं, तो आपस में बात कर रहे होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरे विद्यालय में क्या मुझे दिक्कत आ रही थी और मैंने किस तरह से सॉल्यूशन किया। और दूसरा विद्यालय प्रमुख भी आपस में बात कर रहा होता है। तो इसका अधिगम संस्कृति का मतलब क्या है? अधिगम संस्कृति का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा वातावरण होना चाहिए जो प्रगतिशील मानसिकता को बढ़ावा दे। चाहे वो अध्यापक की बात हो रही है, या छात्र की बात हो रही है, या विद्यालय प्रमुख की बात हो रही है, ये सिर्फ पाठ्य पुस्तक के केंद्रित ना हो। हम और किसी से भी सीखने से प्रेरित हो सकें। मतलब हमें प्रोत्साहित करना है। और हम किस तरह से प्रोत्साहित हो सकते हैं? हम दूसरों से भी प्रोत्साहित हो सकते हैं कि देखिए, जैसे कि गतिविधि में बताया था, दो विद्यालय प्रमुख आपस में बात कर रहे थे, तो वो एक दूसरों के विचारों से मतलब प्रोत्साहित हो रहे थे। तो ये जो अधिगम संस्कृति है, अधिगम संस्कृति जो है विद्यालय में तब कही जा सकती है जब हमको बताया भी गया था, जब हमको प्रगतिशील मानसिकता को बढ़ावा मिले, निरंतर सीखने के लिए प्रेरित हों, और सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित कर सकें, या निरंतर निरंतर हम चिंतनशील रहें,
अपने स्वभाव में बना पाएँ कि हमारा विद्यालय किस तरह से प्रगति करेगा या किस तरह से हमारी बच्चे सीखेंगे। और सीखने सिखाने का जो ये अवसर है, जो अधिगम संस्कृति इस तरह से ही मतलब नवाचारों का स्वागत करना, हम कई प्रकार के निर्माण से मतलब अधिगम संस्कृति किस प्रकार विकसित कर सकते हैं हम। दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि जो अधिगम संस्कृति है निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नवाचारों का स्वागत करना चाहिए, व्यवसाय प्रशिक्षण समूह का निर्माण जो भी हमारे प्रशिक्षण हैं उसको समूह समूह में निर्माण करना चाहिए और उससे प्रोत्साहन भी मिलता है और विकास भी होता है। और विद्यालय को अधिगम केंद्रित जो संस्थान है उसमें बदलना चाहिए। और कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो भी सीखने सिखाने की तकनीकी होती है उसमें ज्ञान और कौशल में निरंतर जो है अभिवृद्धि होना चाहिए। तो अब अगर हम मॉड्यूल की बात करें दोस्तों, तो ये वो इसके हिसाब से तो दल अधिगम होगा। दल अधिगम मतलब टीम में लर्निंग जो हो रही है, अगर हम छात्रों को टीम लर्निंग के थ्रू बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये दल अधिगम सबसे बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि दल अधिगम को विद्यालय में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो टीम लर्निंग की बात करें तो किसी भी विद्यालय का जो, अगर हम शिक्षक की भी बात करें तो शिक्षक भी दो शिक्षक या 3 शिक्षक आपस में कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक दल की तरह ही होते हैं जो विद्यालय में हित में कार्य करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये दल अधिगम को जो अधिगम संस्कृति है विकसित करने की संकल्पना, इनमें से किसे अच्छे से परिभाषित करती है, दल अधिगम को परिभाषित कर सकती है। क्योंकि हम स्टाफ मीटिंग में बैठकर कई प्रकार की प्रक्रियाएं और आपस में डिस्कस करके अपने विद्यालय को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके देख लेते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है। इनमें से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, सक्रिय अधिगम। दूसरा, शिक्षण विषय वस्तु ज्ञान। तीसरा, अकादमिक पर्यवेक्षण। और चौथा, प्रशासनिक नियम और विनियमों की समझ। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रशासनिक नियमों और विनियमों की समझ हो, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी है, सक्रिय अधिगम भी ज़रूरी है, ठीक है। एक्टिव लर्निंग ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर हम सिर्फ व्याख्यान विधि के द्वारा सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हुए चले जाएं और हम उनसे प्रश्न ना करें या गतिविधि ना कराएं तो बच्चे क्या सीखें हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम आकलन भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो कहता है शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान ज़रूरी है दोस्तों, तभी तो हम खुद सीख रहे हैं, हमको खुद भी सीखना ज़रूरी है। और अगर हमारा उसको विज्ञान नहीं होगा तो हम दूसरों को भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और अकादमिक पर्यवेक्षण ये भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि और अकादमिक पर्यवेक्षण की बात करें दोस्तों, अगर सुपरविज़न की बात करें तो ये भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे हमारे शिक्षकों का हमारे जो विद्यालय है उसकी देखरेख करना ज़रूरी है कि हमारे मार्गदर्शन, निरीक्षण, तालमेल, विभिन्न गतिविधियाँ जो शामिल है पर्यवेक्षण में, जैसे निगरानी हो गई, निर्देशन हो गया, मार्गदर्शन हो गया या निरीक्षण हो गया या तालमेल हुआ, ये सब ज़रूरी होती है ताकि। और एचएम की ये एचएम में तो ये गुण होने ही चाहिए ताकि वो अपने विद्यालय की इस तरह से अच्छे तरीके से अपना मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है। तो अब ये जो प्रशासनिक नियम है दोस्तों, ये प्रशासनिक नियम की बात हो रही है, ये क्या है। जैसे कि आपको पता ही होगा प्रशासनिक नियम जो होते हैं, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं अकादमिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं। तो एकेडमिक जो लीडरशिप हो रही है उसकी उसकी बात हो रही है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। सहायक नहीं है की बात हो रही है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, विषय वस्तु ज्ञान। दूसरा, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ। तीसरा, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता। और चौथा, विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो दोस्तों इसमें जो शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। जो आपने पेडागोजी के विषय वस्तु जो है आपकी शिक्षण शास्त्र है, मतलब पेडागोजी की जो विषय वस्तु की ज्ञान है उसकी कंसेप्ट की बात हो रही है, उसमें कौन सा बिंदु सहायक नहीं है, यूँ बात हो रही है, ठीक है। तो ये भौतिक संसाधन जो हैं, विद्यालय के जो भौतिक संसाधन है,
चेयर, टेबल, कुर्सी, ये पेडागोजी में किस तरह से सहायक हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, ठीक है। ये सब तो सहायक हो सकते हैं, विषय वस्तु का ज्ञान हो सकता है, शिक्षण संबंधी समझ हो सकती है, छात्रों का अधिगम संबंधी आवश्यकताएं और उनकी विविधता हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? तो दोस्तों इसमें 3 मुख्य अवयव पूछे गए हैं कि वो क्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नकारात्मक सोच, ये नकारात्मक सोच तो नेगेटिव हो गया, तो ये गलत हो गया। अब नीचे सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, अभिवृत्ति कौशल ऑफ एवं संप्रेषण, इसमें तो 2 ही ऑप्शन है, एक एक ये और दो, अपन से 3 पूछ रहे हैं, ये भी हट गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति, मतलब ज्ञान मतलब नॉलेज, अपना कौशल जो भी है ना, जो हमारे पास जितने भी कौशल है, और अभिवृत्ति एटीट्यूड, ये सब जो है हमारे बिल्कुल ये सही लग रहा है। और देखिए नीचे थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, सकारात्मक सोच, बिल्कुल सकारात्मक सोच, अनम्य होना और संप्रेषण, चलो संप्रेषण तो ठीक हो गया, और ये सकारात्मक सोच भी ठीक हो गया, लेकिन अनम्य मतलब क्या हो गया? अनम्य का मतलब क्या हो गया? अनम्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अनम्य का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा दोस्तों, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और वो दूसरी तरीके से विधियाँ अपना नहीं पा रहा है, या किसी और तरीके से हो रहा है, या इसको कठोर भी बोल सकते हैं दोस्तों, कठोरपन होना, मतलब अब एटीट्यूड रखना है इतना कि ये तो नहीं समझ पाएगा बच्चा, है इस तरह से इनफ्लेक्सिबल होना है, अपना जो है फ्लेक्सिबल स्वभाव ना होने की वजह से वो क्या हो सकता है? दिक्कत दे सकता है। तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो अब ये वाला ही क्वेश्चन सही हो गया। तो नेतृत्वकर्ता में ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति का होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विद्यालय प्रमुख के तौर पर, मतलब अब विद्यालय प्रमुख की बात हो रही है, ठीक है, तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था अभी, विद्यालय का जो एचएम है उसको किस तरह का गुण होना चाहिए उसमें, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चनों में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक लीडर बाय पोजीशन के रूप में, लीडर बाय एक्शन के रूप में, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये वाला, ठीक है, लास्ट वाला जो लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही आ गए, लीडर बाय एक्शन भी आ गया और लीडर बाय पोजीशन भी आ गया, ठीक है। तो ये आंसर सही हो गया दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना, मैंने आपको जो गुण बताए थे उसके आधार पे अगर हम एचएम हैं तो एचएम के हिसाब से जो हमने कार्रवाई करी, जो हमने एक्शन लिया, उसके हिसाब से भी हम अच्छे होने चाहिए। नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि आप गलत डिसीजन ले लें, तो आप में इतने गुण होने चाहिए जो आप जितने भी आपने गुण देखे थे उसमें अच्छे अच्छे से आप डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। दोस्तों अगर हम विद्यालय के विज़न की बात करें तो विद्यालय का विज़न क्या हो सकता है? विद्यालय का विज़न हमारे पास, मतलब जो प्रधान अध्यापक होता है उसके पास अपने विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन की स्पष्ट सोच होनी चाहिए। स्पष्ट सोच मतलब कि विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, व कितने बच्चे हैं, तथा विभिन्न मतलब विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है और वो आगे कैसे बढ़ा जा सके, तो उनकी एक कार्य योजना भी उनके पास होनी चाहिए। तो उनके प्रति सभी पे उनका विज़न जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और स्पष्ट सोच होनी चाहिए, ताकि वो शिक्षकों, समुदाय और बच्चों के सहयोग से अपना विज़न से प्राप्त करके अपना विद्यालय का विज़न का निर्माण कर सकें। तो इसके लिए जो लीडर बाय पोजीशन और एक्शन के साथ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? जैसे कि आपने मॉड्यूल में भी पढ़ा होगा कि दो नेतृत्वकर्ता लीडरशिप करने के लिए कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक होते हैं। तो पहला होता है प्रशासक एवं प्रबंधक, दूसरा आयोजक एवं योजनाकर्ता, तीसरा पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, और चौथा कलन पैदा करने वाले
एवं शिकायती रवैया। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। जो है ये आंसर सही हो जाएगा। पहला जो लास्ट वाला है वो नेगेटिव ऑप्शन है, इसमें खलल पैदा करने वाले एवं शिकायती रवैया ये गलत हो गया। ठीक है। और प्रशासनिक एवं प्रबंधक ये अलग ही हो गया। प्रशासक की हमें भूमिका विद्यालय में नहीं अपनानी है। और आयोजक एवं योजनाकर्ता ये भी नहीं करनी है। तो हम अगर सबसे पहले सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और हमारी पॉजिटिव सोच होगी और हम पहले पहल करेंगे तो बाकी लोग भी हमसे आगे सीखेंगे। तो जैसे कि हमें विद्यालय सबसे पहले आते हैं, तो विद्यालय में अगर हम सबसे पहले आएंगे तो इसमें जो है बाकी लोग भी हमसे आके सीखेंगे। तो जो हम करते हैं वैसे ही बाकी लोग सीखते हैं, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण और पहलकर्ता जो है सबसे दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। ठीक है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को दबा के देख लेते हैं। अब हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं और 10 में से हमने 10 के आंसर दे लिए और एक भी स्किप नहीं किया। अब हम सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही हुए। तो हमारे जो 10 क्वेश्चन थे वो 10 में से हमने 10 के ही आंसर दे दिए हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तक के लिए बाय बाय, सी यू।